हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू कर रहे हैं आपका जो 12th क्लास का अपना जो लेसन चल रहा था उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। पीछे हमने पढ़ा टॉपिक के अंदर कि भी गुणसूत्रों के अंदर संख्यात्मक परिवर्तन। पीछे हमने क्या पढ़ा वीडियो के अंदर? गुणसूत्रों के अंदर संख्यात्मक परिवर्तन। तो जो संख्यात्मक परिवर्तन है वो आपको पता है कि गुणसूत्रों के अंदर किस प्रकार से होते हैं। तो दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं सुगुणितता या दूसरा हो सकता है असुगुणितता। असुगुणितता। सुगुणितता के अंदर हमने क्या देखा कि भी जो गुणसूत्रों के समुच्चय थे उनके अंदर क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। तो इसके अंदर देखिए, पहला हमने देखा था इसके अंदर स्व बहुगुणितता, और दूसरा हमने इसके अंदर देखा था पर बहुगुणितता। पर बहुगुणितता। स्व बहुगुणितता के अंदर जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल ये सेल है, इसके अंदर तो जोड़े इसके है, जैसे मान लीजिए ये इसके क्या है? क्रोमोसोम है। तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर अब सामान्यता के कारण इसके अंदर ये स्थिति क्या हो जाएगी? इस प्रकार से हो जाएगी। स्थिति किस प्रकार से हो जाएगी? इस प्रकार से, मतलब इसके अंदर गुणसूत्रों का एक क्या आ जाए? अतिरिक्त सेट आ जाए। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये क्या है? इसे हम कहते हैं स्व बहुगुणितता, जो एक ही जाति के जीव के अंदर क्या होता है? दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्व बहुगुणितता। पर बहुगुणितता के अंदर आपने देखा था रेफेनोब्रेसिका, ठीक है भाई। रेफेनोब्रेसिका के अंदर आपने क्या देखा था कि उसके अंदर दो पादपों के जो क्या आते हैं भाई? क्रोमोसोम आते हैं। इसके 18 और इसके 18 दोनों मिलाकर कितने हुए भी? 36। तो एक नई जाति उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं रेफेनोब्रेसिका। उसके अंदर इस कंडीशन इस प्रकार से होगी, देखिए ए, ठीक है भाई। और ये दूसरी जाति थी कौन सी? बी। इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने से अपने को एक नई जाति क्या होगी? प्राप्त होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? पर बहुगुणितता कहते हैं। असुगुणितता के अंदर आपने देखा था असुगुणितता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी अधोगुणितता, और दूसरी थी अपनी अधिगुणितता। दूसरी कौन सी थी भी? अधिगुणितता। अधोगुणितता के अंदर आपने क्या देखा कि अधोगुणितता के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या थी वो एक कम या क्या हो रही थी? एक से कम या दो से कम क्या हो रहे थे? इसके अंदर गुणसूत्र हो रहे थे। इसके आधार पर हमने इसको देखा था भी एक न्यून सूत्री व द्विन्यून सूत्री। एक न्यून सूत्री व द्विन्यून सूत्री। अधोगुणितता मतलब है जो गुणसूत्र है उनका एक या एक से क्या होना? कम हो जाना कोशिका के अंदर। तो एक न्यून सूत्री तो 2n-1 इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। मतलब कोशिका की कंडीशन इस प्रकार से थी, प्रत्येक जोड़े में दो दो क्रोमोसोम। मान लीजिए यहाँ से एक क्रोमोसोम क्या हो गया? विलुप्त हो गया, या फिर यहाँ से कोई एक क्रोमोसोम विलुप्त हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक न्यून सूत्रता या नल्लीसोमी कहते हैं। द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता के अंदर आपने क्या देखा अभी? 2n-2। 2n-2 मतलब कोई दो गुणसूत्र यहाँ से क्या हो जाए? गायब हो जाए या विलुप्त हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? 2n-2। जरूरी नहीं है इस प्रकार से दोनों समुच्चय से भी एक एक गुणसूत्र क्या हो सकता है? गायब हो सकता है, ठीक है। ये थी अपनी कौन सी? अधोगुणितता। बाद में हमने देखी अधिगुणितता। अधिगुणितता मतलब एक या एक से अधिक गुणसूत्रों का क्या हो जाना? बढ़ जाना। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगुणितता। इसे हम कहते हैं एकाधिसूत्रिता। दूसरा था अपना द्विआधिसूत्रता। द्विआधिसूत्रता। एकाधिसूत्रता 2n+1 से दर्शाएंगे, द्विआधिसूत्रता 2n+2 से दर्शाएंगे, ठीक है भाई। एकाधिसूत्रता के अंदर आपने क्या देखा कि भी गुणसूत्र है वो एक या एक से क्या हो रहा था? अधिक हो रहा था, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी, एकाधिसूत्रता। इसका उदाहरण आपने देखा था डाउन सिंड्रोम। 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, मतलब ये मान लीजिए अपना क्या है? 21वां जोड़ा है क्रोमोसोम का, इसके अंदर एक अतिरिक्त क्या आ जाता है? गुणसूत्र आ जाता है। तो कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। दूसरा आपने देखा द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता के अंदर दो अतिरिक्त जोड़े
या दो अतिरिक्त गुणसूत्र आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसे हम कहते थे द्विअधीय सूत्रता। तो ये तो अपना थोड़ा सा रिवीजन के भी गुणसूत्रों के अंदर संख्यात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मतलब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित होती है, मतलब गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन व गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, इन दोनों में ही जीन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जीन पर डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर गुणसूत्रों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है, तो मान लीजिए घट रही है गुणसूत्रों की संख्या, तो किसी एक विशेष गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन है वो भी क्या हो जाएंगे, कोशिका से विलुप्त हो जाएंगे, और उन जीनों के द्वारा जो होने वाला जो कार्य होगा वो आगे संतति के अंदर नहीं हो पाएगा। आगे अगर मान लीजिए अतिरिक्त गुणसूत्र अगर मान लीजिए जुड़ रहे हैं, जैसे आपने देखा डाउन सिंड्रोम के अंदर अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ रहा है तो अतिरिक्त जीन भी जुड़ रहे हैं, और अतिरिक्त जीन जब जुड़ जाते हैं तो कई प्रकार के आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये था अपना गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, सॉरी संख्यात्मक परिवर्तन। अब देखते हैं अपना गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि भी कि गुणसूत्रों की जो मूल व्यवहार होता है, गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन से गुणसूत्र का जो मूल व्यवहार होता है या गुणसूत्र की जो प्रकृति होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन देखिए कई प्रकार का होता है, जिसके अंदर अपना पहला है विलोपन। पहला अपना है विलोपन, ठीक है भाई, या इसे हम कहते हैं डिलीशन, ठीक है। दूसरा है अपना आपका विलोपन के बाद स्थानांतरण। दूसरा आएगा स्थानांतरण। स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है भाई, स्थानांतरण हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। तीसरा अपना आएगा प्रतिलोमन। तीसरा अपना है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन को हम क्या कहते हैं अभी, इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्जन। और नेक्स्ट आएगा आपका द्विगुणन। चौथा वो है अपना डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, ठीक है भाई। तो गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, चार प्रकार का होता है। मतलब गुणसूत्र की जो मूल संरचना होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि गुणसूत्रों के मूल संरचना चेंज हो गई तो उस पर उपस्थित होने वाले जो जीन है वो भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर देखिए चार प्रकार का होता है। पहला है विलोपन या इसे हम कहते हैं डिलीशन। तो दूसरा अपना स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। तीसरा है प्रतिलोमन और चौथा है अपना द्विगुणन। तो एक एक करके इनका बारी बारी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला देखिए विलोपन। विलोपन देखिए, विलोपन के अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र का एक खंड या तो अंतस्थ खंड या अंतराली खंड, मतलब टर्मिनल खंड। देखिए अपना गुणसूत्र है, आप इसको साथ साथ में नोट भी करते रहिए भी। ये अपना क्या है, एक गुणसूत्र है। तो ये तो गुणसूत्र का क्या होगा, टर्मिनल सिरा हो गया, ठीक है भाई, अंतराली सिरा जिसे हम बोलते हैं। और ये क्या हो गया अपना गुणसूत्र का अंतराली के नीचे का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ खंड कहते हैं, ठीक है। तो विलोपन के अंदर क्या होता है कि भी गुणसूत्र का कोई भी एक अंतराली या अंतस्थ खंड टूटकर गुणसूत्र से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना चाहे हम तो जैसे मान लीजिए अपना गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर ये जीन स्थित है, ये गुणसूत्र पर क्या है, जीन स्थित है। यहाँ मान लीजिए ए बी, ज्यादा नहीं लेते अपने, थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए मान लीजिए एक गुणसूत्र, ये ए बी सी डी
ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब हमने बात क्या की है विलोपन के अंदर कि भाई गुणसूत्र का कोई भी अंतस्थ खंड या टर्मिनल मतलब अंतराली खंड टूट कर क्या हो जाए, यहाँ पर अलग हो जाए, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। और जो खंड टूटकर अलग होगा गुणसूत्र से, उस खंड पर उपस्थित जीन भी गुणसूत्र से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। मतलब गुणसूत्र की जो मूल व्यवहार था वो क्या हो गया, बदल गया। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हम एक भी खंड टूटकर यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। एक भी खंड, ऊपर वाला जो खंड है वो टूटकर अलग हो गया, तो गुणसूत्र आपको कैसा दिखाई देगा अभी, इस प्रकार से गुणसूत्र कैसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये जो हमने इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम ये मानकर चल रहे कि भी इतना सीधा मान लीजिए टूट कर अलग हो रहा है, ये जीन नहीं है। कहीं आप कंफ्यूजन हो जाए कि भी इनको जीन से दर्शा रहे हैं, हम ये दर्शा रहे हैं कि भी इतना भाग अगर टूटता है गुणसूत्र का, तो इस भाग के अंदर आने वाले जो जीन है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूजन हो जाते हैं भी ये जो जीन है वो ABC को जीन से दर्शा रही है, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टूट कर अलग कौन हो गया, AB वाला भाग यहाँ पर टूट कर क्या हो गया, अलग हो गया। और AB वाले भाग पर जितने जो जीन थे वो भी यहाँ पर क्या हो गए, अलग हो गए इस गुणसूत्र से। अब ये गुणसूत्र मान लीजिए संतति के अंदर जाएगा, तो संतति के अंदर जाने से यहाँ पर ये जो जीन थे जो संतति के अंदर किसी एक संरचना का निर्माण करेंगे आगे चलकर, उस संरचना का संतति के अंदर निर्माण नहीं हो पाएगा, और आपको पता ही है आनुवांशिक विकार क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा क्राइडू-चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राइडू-चैट सिंड्रोम के अंदर आपने क्या देखा कि जो अपना 5 नंबर जो गुणसूत्र होता है उसकी एक छोटी भुजा टूट कर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो 5 नंबर गुणसूत्र की छोटी भुजा टूट के विलुप्त होने के कारण वहां पर क्या होता है, जो क्राइडू-चैट सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिससे जो संतति उत्पन्न होती है, उस संतति में जब वो संतति रोती है तो उससे क्या आती है, अभी बिल्ली जैसी आवाज़ क्या होती है, प्रकट होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो AB जो सीरा है वो टूट कर यहाँ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और इसके टूटने से अलग होने से यहाँ पर जो जीन थे वो भी यहाँ से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है भाई, अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये तो कौन सा हो गया, अंतराली, इसे हम क्या कहते हैं, अंतराली, सॉरी अंतराली कहेंगे। दूसरा जो अपना आएगा वो आएगा आपका अंतस्थ विलोपन। ठीक है भाई, दूसरा क्या आएगा भाई, अंतस्थ विलोपन। ये तो क्या था अपना, अंतराली विलोपन। तो ये था अपना अंतस्थ विलोपन। ये तो क्या था अपना, अंतस्थ विलोपन था। अंतस्थ विलोपन मतलब ऊपर का या टर्मिनल जो भाग है, या टर्मिनल जो डिलीशन है उसके अंदर डिलीट, मतलब देखिए यहाँ पर डिलीट होना, गुणसूत्र का कोई एक भाग उससे क्या होना, हट जाना, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ विलोपन। अंतराली के अंदर आप देखिए क्या होगा, अब इसके अंदर कोई अंदर का भाग मतलब टर्मिनल भाग को छोड़कर अंदर का भाग क्या हो जाए, यहाँ पर विलुप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए हम C और D को यहाँ पर क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। CD वाला भाग क्या हो रहा है, यहाँ पर विलुप्त हो रहा है। तो गुणसूत्र की जो संरचना है वो आपको कैसी दिखाई देगी, A B E, ठीक है भाई, F G H I। तो ये क्या हो गया अपना अंतराली विलोपन। ये क्या हो गया भाई, अंतराली विलोपन हो गया। अंतस्थ भाग में तो क्या हुआ, ऊपर का कोई भाग टूट कर अलग हुआ। अंतराली विलोपन में, या इसे हम अंतर्वेशी विलोपन भी कहते हैं, तो अंदर का भाग टूट कर क्या हो गया, अलग हो गया, और उस भाग के टूट के अलग होने से वहां पर जो जीन थे वो भी टूट कर क्या हो गए, अलग हो गए। तो आप इसको बना सकते हैं साथ साथ के अंदर। ठीक है भाई, वीडियो को पीछे करके भी अगर मान लीजिए नहीं बना है तो बना लीजिए इसको, साथ साथ में आगे हम स्थानांतरण पढ़ेंगे उसको भी आप बनाइएगा।
डायग्राम को, डायग्राम बनाना इसके अंदर जरूरी है, वरना इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है भाई, ये तो था अपना विलोपन। नेक्स्ट देखते हैं अपना स्थानांतरण। स्थानांतरण के अंदर देखिए क्या होता है, जैसा ही नाम से पता है स्थानांतरित होना, मतलब गुणसूत्र का कोई एक खंड उस गुणसूत्र से टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर क्या हो जाता है, जाकर स्थानांतरित हो जाता है, या उसी गुणसूत्र पर क्या हो जाता है, वापिस से जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण। मतलब इसके अंदर देखिए कि कोई भाग गुणसूत्र का अगर टूट गया, ये दो अपने क्या है, समजात गुणसूत्र है जोड़े के, ये क्या है अपने दो समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र मतलब जिनके ऊपर क्या हो, समान जीन उपस्थित हो, जिनके ऊपर क्या हो, समान जीन। देखिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब इसका कोई भाग यहाँ से टूटकर, जैसे मान लीजिए एपी भाग यहाँ से टूटकर किस पर आकर जुड़ जाता है, इस गुणसूत्र पर आकर जुड़ जाता है। तो इस गुणसूत्र पर आकर जुड़ने से इस गुणसूत्र की लंबाई में भी क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है, साथ में इस गुणसूत्र पर जीनों की भी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखिए ये जो भाग है इसके अंदर ये वाला भाग, देखिए यहाँ पर जो ए बी भाग है वो दूसरे गुणसूत्र पर क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है टूटकर। तो देखिए यहाँ पर ये दो समजात, अगर दो समजात गुणसूत्रों के मध्य यहाँ पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और जो स्थानांतरण हो रहा है वो स्थानांतरण अगर एक ही दिशा में हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक पार्श्विक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अन्य जीन है जी एच ए, यहाँ पर खत्म किया था, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ऊपर आपका देखिए यहाँ पर इस गुणसूत्र के अंदर कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कौन आकर जुड़ जाएगा, ए बी जो जी खंड है वो आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने से नीचे का जो भाग है वो वैसा का वैसा रहेगा, और इस गुणसूत्रों में जीनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर देखिए स्थानांतरण एक दिशा में हो रहा है, स्थानांतरण क्या हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है, अगर देखिए गुणसूत्रों के मध्य आदान प्रदान दोनों दिशाओं में हो रहा है, मतलब इस गुणसूत्र का ए बी खंड, ठीक है भाई, और इसका जो आर एस खंड मानकर चलते हैं, ये जो खंड है वो इस गुणसूत्र पर जाकर जुड़ जाए, और इस गुणसूत्र का ए बी खंड इस गुणसूत्र पर जाकर जुड़ जाए, तो उस स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक। उसको हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है भाई, मतलब है अगर जीनों का आदान प्रदान, या मान लीजिए सॉरी जीनों का नहीं कहकर यहाँ पर क्या कहेंगे, खंडों का आदान प्रदान यदि दोनों दिशाओं में हो रहा है, पहले तो क्या होता है सिर्फ एक दिशा में, ठीक है, अगर दोनों दिशाओं में हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। यह घटना मान लीजिए किसी असमजात गुणसूत्र के मध्य होती है, मतलब दो भिन्न जातियों के मध्य, गुणसूत्रों के मध्य अगर होती है, तो वो दो असमजात गुणसूत्र एक दूसरे पर स्थानांतरित करके, जैसे मान लीजिए इसके जीन इस पर स्थानांतरित हो गए और इसके जीन इस पर स्थानांतरित हो गए, तो इस घटना से दो असमजात गुणसूत्र दो समजात गुणसूत्रों का भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। मतलब असमजात गुणसूत्र मिलकर समजात गुणसूत्रों का भी इस घटना से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यह था अपना स्थानांतरण, जिसमें गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर किसी एक गुणसूत्र, मतलब या तो अपने समजात गुणसूत्र पर जाकर जुड़ेगा या फिर किसी असमजात गुणसूत्र पर जाकर क्या हो जाए, जुड़ जाए। अगर एक दिशा में स्थानांतरण हो तो उसे एक पार्श्विक स्थानांतरण। अगर दोनों ही गुणसूत्र आपस में खंडों का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब इसने अपने वाले इसको दे दिए और इसने अपने वाला खंड इसको दे दिया, तो ये क्या होता है, अपना द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट आता है अपना प्रतिलोमन। प्रतिलोमन के अंदर क्या होता है
कि इसके अंदर जीन की जो संरचना है उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है कि उसका कोई खंड टूटकर, जैसे मान लीजिए ये जीन है अपना ABCDEFGHI, इसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर उसी गुणसूत्र पर वापस जुड़ जाता है 180 डिग्री घूमकर, मतलब 180 डिग्री घूमेगा, बाद में उसी गुणसूत्र पर क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम में जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो खंड है वो घटेंगे ना ही बढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए एक भी खंड यहाँ पर मान लीजिए टूट गया और एक भी खंड टूटकर एक भी खंड टूटकर आकर नीचे की तरफ जुड़ गया। कहां पर जुड़ गया, आकर नीचे की तरफ। मतलब है इसके अंदर गुणसूत्र का कोई भी खंड है उस गुणसूत्र से टूट कर उसी गुणसूत्र पर वापिस 180 डिग्री घूमकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कौन बच गया, खाली CDE, कौन बच गया भाई, तो इसका जो खंड है वो उसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, CDE, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कौन है, FGHI, और नीचे कौन आ गया, व्युत्क्रम क्रम में, तो ऊपर कौन आएगा B, सॉरी ऊपर कौन आएगा A और नीचे कौन आएगा B। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिलोमन में क्या होगा कि गुणसूत्र का कोई खंड टूट करे उसी गुणसूत्र पर वापस जुड़ जाए 180 डिग्री घूमकर, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, प्रतिलोमन कहते हैं। और इस प्रकार के प्रतिलोमन को हम क्या कहते हैं, आपका पराकेंद्री। इस प्रकार के प्रतिलोमन को हम क्या कहते हैं, पराकेंद्री। पराकेंद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कि जो आप ये देख रहे हैं गुणसूत्र के अंदर ये जो संरचना उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ये क्या है अपना सेंट्रोमियर, गुणसूत्र का जो बीच का जो भाग होता है। अगर मान लीजिए प्रतिलोमन की घटना के अंदर सेंट्रोमियर जब भाग नहीं लेता है, प्रतिलोमन की घटना के अंदर जब सेंट्रोमियर भाग न लेकर कौन भाग लेता है, सेंट्रोमियर से ऊपर के भाग, ठीक है, तो उस प्रकार के प्रतिलोमन को हम क्या कहते हैं, पराकेंद्री प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है भाई। अगर जो गुणसूत्र है उसके अंदर प्रतिलोमन की घटना के अंदर अगर जो परा सेंट्रोमियर है अगर वो भी भाग ले, जैसे मान लीजिए अगर प्रतिलोमन की घटना के अंदर अगर सेंट्रोमियर भाग लेता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है अपना C और D, ये क्या है अपना C और D, ये बीच में से क्या होता है, अलग होता है, अलग होकर वापस इसी गुणसूत्र पर जुड़ जाता है उल्टा होकर। देखिए D ऊपर आ गया, C नीचे चला गया, D ऊपर आ गया वह C नीचे चला गया। तो देखिए B A E F, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो CD भाग है, मतलब अब प्रतिलोमन के अंदर किसने भाग लिया भाई, सेंट्रोमियर ने भाग लिया है। गुणसूत्र के किसने लिया है, सेंट्रोमियर ने। मतलब ये अलग हुआ, टूटकर वापस क्या हो गया, 180 डिग्री घूमकर उसी गुणसूत्र में जुड़ गया या सेट हो गया। तो इसे हम कहते हैं परिकेंद्री, इसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्री प्रतिलोमन। प्रतिलोमन दो प्रकार का हो गया, पराकेंद्री व परिकेंद्री। पराकेंद्री के अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो भाग नहीं लेगा और परिकेंद्री में क्या होगा, सेंट्रोमियर भाग लेगा। ठीक है भाई, सेंट्रोमियर भाग लेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या था C, नीचे क्या था सेंट्रोमियर के जो D था खंड, और ये जैसे ये टूटकर अलग हुआ तो वापस घूमकर उसी स्थान पर क्या हो गया, ये जुड़ गया उल्टे क्रम में 180 डिग्री घूम करके। अब नेक्स्ट अपना लास्ट बचा है द्विगुणन, या इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। तो जो द्विगुणन या डुप्लीकेशन है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जैसा ही नाम से पता है द्विगुणन मतलब यहाँ पर डुप्लीकेशन है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो गुणसूत्र के जो खंड होते हैं उनकी एक या एक से अधिक बार क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। देखिए किस प्रकार से कि मान लीजिए अपना कोई गुणसूत्र है, इसका कोई खंड है A B C D E F। मान लीजिए इसके अंदर जो AP खंड है, यहाँ पर कोई AP खंड है, वो अगर क्या हो जाए, दो बार रिपीट हो जाए, मतलब इस एक बार रिपीट हो जाए दोबारा, देखिए इस प्रकार से A
बी, फिर आ गया ए बी, फिर नीचे आ गया सी और डी, नीचे क्या आ गया सी और डी। मतलब यहाँ पर देखिए एफ बी व एफ बी कितनी बार आ गए भाई, 2 बार। मतलब यहाँ पर द्विगुणन का अर्थ क्या होता है कि गुणसूत्र का कोई खंड या भाग मतलब 2 या 2 से अधिक बार क्या हो जाए, पुनरावर्त मतलब दोबारा क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो ए बी बाद में ए बी, तो इस पर जो जीन उपस्थित होते हैं, मतलब यहाँ पर जो जीन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, पुनरावर्तित हो जाते हैं। मतलब एक जैसे 2 जीन, एक या एक से अधिक जीन यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं इस क्षेत्र के अंदर। नीचे रह गया अपना ई एफ, ठीक है भाई। जरूरी नहीं है ऊपर ही और नीचे भी ये घटना हो सकती है, जैसे मान लीजिए ई एफ दिख जाए आपको, ठीक है भाई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं। और द्विगुणन भी सेम है, या तो किस भाग से होगी, आपके अंतस्थ भाग से होगी, मतलब टर्मिनल भाग से होगी, या फिर अंतराली भाग के अंदर द्विगुणन हो सकता है। ये तो अंतस्थ भाग में हुआ है द्विगुणन, ठीक है, मतलब टर्मिनल सिरों पर क्या हुआ है, द्विगुणन हुआ है। अगर मान लीजिए सी डी को आप रिपीट करना चाहें तो सी डी भी क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है। यहाँ पर 2 बार क्या आ सकता है, सी डी व सी और डी, मतलब ये जो खंड है, 2 खंड, ये 2 बार क्या हो गए, रिपीट हो गए, ठीक है। तो ये था अपना गुणसूत्रों में आपका आज का टॉपिक, संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन एक बार फिर बता दूं, यहाँ पर देखिए गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन में मूल जीन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जीनों की जो व्यवस्था होती है गुणसूत्र पर वो थोड़ी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। संरचनात्मक के अंदर 4 प्रकार का होता है संरचना में परिवर्तन होना, जिससे मूल जो गुणसूत्र होता है उसके व्यवहार में या उसकी प्रकृति में क्या हो जाता है, बदलाव होता है। जैसे विलोपन होना, विलोपन में आपने पढ़ा है कि गुणसूत्र का कोई खंड उस भाग से टूटकर, मतलब कोई एक खंड, छोटा सा खंड टूटकर मान लीजिए अलग होता है, और अलग होने से वहां पर क्या होता है, आपके वहां उस क्षेत्र का जो जीन होता है वो जीन भी क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी भाग को हम मान लीजिए विलुप्त करते हैं। आपको पता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, मतलब जो युग्म के अंदर होते हैं। युग्म के अंदर होते हैं तो एक गुणसूत्र पर, मतलब एक भाग पर तो प्रभावी जीन होता है और दूसरे भाग पर क्या होता है, इसका अप्रभावी जीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विलोपन हुआ, एपी खंड टूटकर अलग हो गया, और एपी खंड टूटकर अलग हो गया। मान लीजिए एबी भाग पर प्रभावी जीन उपस्थित थे, अगर एपी भाग पर प्रभावी जीन विलुप्त हो गए तो जो संतति उत्पन्न होगी उस संतति के अंदर कौन से जीन काम करेंगे भाई, अप्रभावी जीन काम करेंगे। कौन से जीन काम करेंगे, अप्रभावी जीन। अगर अप्रभावी जीन संतति के अंदर आ गया तो आपको पता है क्या उत्पन्न होगा, आनुवांशिक विकार। जैसे हमने पढ़ा था वर्णांधता व हीमोफीलिया। जैसे नर के अंदर क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र पर मान लीजिए हीमोफीलिया का कोई गुणसूत्र है प्रभावी। अगर मान लीजिए ये कंडीशन अगर फीमेल में होती तो फीमेल के अंदर आपको पता है 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जो वर्णांधता व आपका जो हीमोफीलिया है, इनके जो प्रभावी जो जीन होते हैं वो सिर्फ किस पर स्थित होते हैं, एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। यहाँ पर एक क्या आ गया, वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र पर वर्णांधता व आपका जो हीमोफीलिया उसका कोई भी जीन उपस्थित नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर H है, मतलब जब तक प्रभावी जीन है तब तक मनुष्य को क्या नहीं होगा, न तो वर्णांधता होगी न ही आपका क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया, ये खंड टूटकर अलग हो जाता है एक्स गुणसूत्र में से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई क्या है, और जब क्रॉस होता है, क्रॉस होने के समय यहाँ पर क्या आ जाए, अप्रभावी जीन आ जाए। अप्रभावी जीन आ जाएगा तो अप्रभावी जीन अपना क्या होगा, इसके अंदर प्रभाव दर्शाएगा। यही कंडीशन क्या होती है, फीमेल में होती है। फीमेल में तो क्या होता है, एक प्रभावी होता है, मतलब दोनों गुणसूत्र में मान लीजिए प्रभावी है तो क्या है, मादा जो स्त्री है वो क्या है, सामान्य है। परंतु जैसे यहाँ पर क्या आ गया, एक अप्रभावी आ गया, तो अप्रभावी आ गया पर इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ये रोगी तो नहीं होगी परंतु क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रभावी जीन है वो क्या इसका प्रभाव दबा देता है। परंतु यहाँ पर मान लीजिए प्रभावी भी क्या हो जाए, यहाँ से अलग हो जाए, तो दोनों अप्रभावी मिलकर अपना क्या होते हैं, प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे क्या होते हैं, कई प्रकार के आनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है भाई। तो ये घटना या एक ये जो कमी है वो विलोपन के द्वारा हो सकती है। स्थानांतरण के अंदर आपने देखा कि भी 2 गुणसूत्रों के मध्य खंडों का क्या हो जाए, आदान प्रदान, ठीक है। खंडों का आदान प्रदान हो गया तो जीनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदान प्रदान। मतलब मान लीजिए ये जो खंड है, इतना खंड है, इस खंड पर उपस्थित जीन इस गुणसूत्र पर आ गए, ठीक है। या जो स्थानांतरण होता है वो संजात गुणसूत्रों के मध्य भी हो सकता है या असंजात गुणसूत्रों के मध्य भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक दिशा में हो रहा है तो उसे हम एक पार्श्विक, दोनों दिशा में होता है द्विपार्श्विक।
प्रतिलोमन में आपने क्या देखा कि प्रतिलोमन में कि गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर उसी गुणसूत्र पर वापस क्या हो जाए 180 डिग्री पर घूम कर क्या हो जाए, जुड़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। और द्विगुणन में आपको पता है कोई भाग की एक या एक से अधिक बार क्या हो जाए, पुनरावर्ती हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही अपना टॉपिक गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन व संरचनात्मक परिवर्तन, इनके आप नोट्स प्रिपेयर करिए। एग्जाम के अंदर आपको इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई स्थानांतरण की परिभाषा बताइए, प्रतिलोमन बताइए, द्विगुणन बताइए, विलोपन के बारे में बताइए, अधोगुणितता, सुगुणितता। तो इन सब की परिभाषा और आपके ऊपर जो बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम बनाए वो डायग्राम भी आप साथ साथ में बनाते रहिए, क्योंकि बुक के अंदर इस प्रकार से डायग्राम दिए हुए नहीं है। तो आपको समझने के अंदर क्या होगी, इसके अंदर आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।